डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखने को मिला है। जैसे हम हाल ही में जो जेएसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस जो एग्जाम हुए थे उसमें इस सेक्शन से क्वेश्चन आया है। चलिए आते हैं, देखते हैं। हम लोग आज बात करेंगे पेशा से, यानी कि PESA क्या है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे विस्तार पूर्वक। तो PESA आज का हमारा टॉपिक है। PESA यानी पेशा, ठीक है। क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पंचायतीस एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। पंचायतीस एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कहने का मतलब है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार। आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार। अनुसूचित क्षेत्र कहने का मतलब है वो क्षेत्र जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जहां जनजातियों की संख्या अधिक है, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के जो राज्यपाल जो होते हैं, तो उन्हीं से ये करके राष्ट्रपति जो है उस क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। तो आते हैं, देखते हैं क्या है हम लोग, ठीक है। अब बात आता है कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इसके पृष्ठभूमि की ओर यदि चलते हैं तो हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 200 यदि हम 44 की बात करें, सबसे पहले हम लोग 243 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 जो भाग 9 में उल्लिखित है, जो बताता है कि यहाँ से पंचायतों के बारे में, पंचायत संगठन के बारे में क्या बताता है। 243 आपको पता होगा कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की जो अनुशंसा की थी, तो वही बहुत सारे राज्यों में लागू कर दिया गया था। सबसे पहले वो आपका राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था। चलिए हम लोग आज पेशा की बात करेंगे, हालांकि वो टॉपिक जो होगा हमारा अगले वीडियो में बताएंगे पंचायती राज के बारे में। फिलहाल हम लोग पेशा से संबंधित उसको जान लेते हैं। तो ये अनुच्छेद 243 में हालांकि इसका प्रोविजन नहीं था, प्रावधान नहीं था, लेकिन 1996 में संशोधन करके 1996 में 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 1996 को ये एक्ट लाया गया, PESA यानी पेशा एक्ट लाया गया। और किस कमेटी यानी किस समिति की अनुशंसा पे लाया गया, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये लाया गया था आपका दिलीप सिंह, बोल सकते हैं, है ना, दिलीप सिंह, पूरा नाम इसका दिलीप सिंह भूरिया था, ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया। और इन्हीं के नाम से समिति का नाम रखा गया भूरिया समिति, भूरिया कमेटी। इन्हीं के अनुशंसा पे ये पेशा एक्ट लाया गया। आखिर ये पेशा है क्या, किस लिए लाया गया, आखिर लाने का वजह क्या था हमारे देश में। तो देखिए, अंग्रेजों के समय में क्या था कि सबसे पहले तो आदिवासी जो जनजाति जो थे, जनजाति की आदि से यदि हम आदिकाल से बात करें तो उनकी जो स्वतंत्रता था वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। उन्हें संसाधनों पे पूरी तरह से अधिकार था। उनका एक अलग स्वशासन प्रणाली था, ठीक है, न्याय व्यवस्था था। तो उस पे अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि उसका खंडन माने विरोध कर दिया और पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके जितने भी पारंपरिक न्याय व्यवस्था था उसको लोगों ने चोट पहुंचाया और पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जितने भी उनको वन पे अधिकार था, जमीन पे अधिकार था, उस पे भी उन लोगों ने एक्ट थोप करके, यानी कानून थोप करके वनों से वंचित कर दिया। वनों से जो उत्पाद होते थे, है ना, उनको प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत से कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। तो अंग्रेज काल में, ब्रिटिश काल में ये सारी चीजें जो थी आदिवासी जनजातियों में खत्म हो चुकी थी। फिर से उसको हमारी सरकार ने उसको बचाने के लिए, ठीक है, जनसंख्या को बचाने के लिए बहुत सारी जनसंख्या, जैसे झारखंड में भी बोल सकते हैं, बिरजिया वगैरह जो है वो खत्म होने के कगार पे है, बहुत कम जनसंख्या में है। तो उसी को देखते हुए, है ना, उसके मतलब संस्कृति को के संरक्षण में उसकी स्वायत्ता खत्म ना हो, इस दृष्टि से संविधान ने एक हमारा पेशा एक्ट लाया, ठीक है, पेशा एक्ट। और इसमें कहने का मतलब है, पेशा एक्ट का मतलब ये समझ लीजिए थोड़ा सा, इन नाम से पता चल रहा होगा आपको, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों में
पंचायती विस्तार आप कह सकते हैं, जैसे देखिए इसमें 200 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 43 के अंतर्गत भाग 9 में आपका पंचायत से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसको विस्तार कर देना है। अभी देखिए ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा तक इस तरह से विस्तार करना है ये पंचायती राज कि ताकि ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार मिल पाए। क्योंकि देखिए ग्राम सभा को यदि अधिकार नहीं मिल पाता है तो इसका कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि ग्राम सभा ही सारी चीजों को बहुत सारे इसको अधिकार दे दिया जाए, ताकि ये जैसे कह सकते हैं आपका जमीन से रिलेटेड, जमीन के हस्तांतरण हो गया या फिर जो उसका अधिग्रहण होता है, ठीक है, तो उस पे इसका सलाह जरूरी है ग्राम सभा का। जमीन हो गया, वन से संबंधित जो भी उत्पाद है इस पे इसका कंट्रोल होगा, है ना, ग्राम सभा के। इतना जान लीजिए कि ग्राम सभा जो है उपायुक्त के बाद समझ लीजिए कि ग्राम सभा को अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं पेशा एक्ट के तहत। इसके बाद इसके हम यदि और बात कर ले तो संस्कृति से संबंधित, है ना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बहुत सारे ऐसे अधिकार जो ग्राम सभा के हिसाब से चलेंगे, और जितने भी वन से उत्पाद प्राप्त होंगे इसका अधिकार होगा, ग्राम सभा का अधिकार होगा। ये बहुत सारे इनकी जो स्वायत्ता है, स्वायत्ता जो है शासन यानी न्याय व्यवस्था, पारंपरिक हम बोल सकते हैं, पारंपरिक इधर हम इसको लिख लेते हैं ना, पारंपरिक जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था बचाया जाए, ठीक है। ये सारी चीजें ग्राम सभा को का अधिकार होगा, है ना। ये हमारा जो संविधान आपका संसद है, ये कानून बना करके ग्राम सभा को ये सारे अधिकारों को अधिकार सौंपती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कुछ क्षेत्रों में ये लागू है और कुछ क्षेत्रों में नहीं है। यदि हम बात करें अनुसूची 5 की, अनुसूची 5 के अंतर्गत आने वाले जो राज्य है, जैसे 10 राज्य, हम 10 राज्यों में पेशा जो है वो कानून बनाने का प्रावधान था। तो अभी उड़ीसा, देखिए अभी उड़ीसा और एक, अच्छा उड़ीसा और झारखंड, है ना, झारखंड, उड़ीसा और झारखंड में पेशा रूल लागू नहीं हो पाया। बाकी 8 राज्यों में कैसे, देखिए आपका इधर हो गया आपका, यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ आपका राजस्थान हो गया, फिर राजस्थान से नीचे यदि आते हैं तो गुजरात होगा, है ना, और गुजरात से नीचे आते हैं तो हमारा महाराष्ट्र होगा, ठीक है। और महाराष्ट्र से यदि हम पूरब की ओर जाते हैं इधर तो एमपी होगा, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं हम एमपी। मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। 4 यहाँ मध्य प्रदेश के बगल में जाते हैं तो छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द देखें यदि तो इधर हमारा तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना के बाद इधर हम बात करें आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, है ना। क्या क्या बोला मैंने, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के नीचे आएंगे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। एक इधर हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना, पूर्वी उत्तरी पूर्वी में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। 2 यहाँ मैंने लिखा उड़ीसा और झारखंड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। हिमाचल प्रदेश थोड़ा यहाँ कैमरे में नहीं आ रहा होगा, हम इधर लिख देते हैं ना, HP लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश, और 2 यहाँ हमारा, ठीक है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 राज्यों में, अनुसूची 5 में 10 राज्य रखेंगे, और राज्य हैं लेकिन वहां पेशा रूल नहीं, वहां अलग से अपना स्वायत्त परिषद चलता है, उसका हम कुछ बात कर लेंगे। हालांकि इसकी हम बात चर्चा करेंगे आपका पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। यहाँ वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, जैसे 243 इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कुछ और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम 244 की बात करें तो 244 में कहा गया है कि उसके प्रशासन से संबंधित, यानी कि अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, ये अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित ये हमारा अनुच्छेद कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, यानी हालांकि राज्य में सभी क्षेत्र, जैसे झारखंड की हम यदि बात कर ले तो यहाँ 13 लगभग 13 ऐसे आपका जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ ये व्यवस्था किया जाएगा, मतलब उसको विस्तार किया जाएगा, ग्राम सभा को इतने अधिकार दिए जाएं ताकि उसकी जो जनजातियों की जो संस्कृति है वो बच पाए, ठीक है।
ये इसके लिए। अब यहाँ 244 में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है। और यदि बात करें 342 में, यदि हम बात करें 342 अनुच्छेद 342 की, तो इसमें कहा गया है कि ये जनजातियों की पहचान, जैसे इसमें जनजाति की पहचान, जैसे ढेबर समिति, एक हम ढेबर समिति की भी चर्चा कर लेते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिला है कि ढेबर समिति का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जनजातियों की पहचान से। मतलब सबसे पहले ढेबर समिति ने ही अनुसूचित जनजातियों की पहचान की, ठीक है। ढेबर समिति के द्वारा 1960 में ढेबर कमेटी का गठन हुआ था और उन्होंने ही ये जनजातियों की पहचान के दिशा निर्देश दिया। और 342 में, अनुच्छेद 342 में वही कहता है कि अनुसूचित जनजातियों से उसका जो पहचान है, ठीक है, ये आर्टिकल बताता है 342। चलिए, तो हम लोग ढेबर समिति की थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे स्पेशली इस वीडियो में, ठीक है। तो ढेबर समिति, ये इसका गठन 1960 में हुआ था और इन्होंने 1961 में अपना रिपोर्ट सौंपा था और इन्होंने जनजातियों के कल्याण के लिए, ठीक है, और उनकी पहचान की बात की थी। जैसे अनुच्छेद 342 में मैंने बताया कि जो जनजातियों की जो पहचान है शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है, पहचान 342 में बताता है कि शेड्यूल ट्राइब में डिफाइन करता है, मैंने परिभाषित करता है कि शेड्यूल ट्राइब कौन होंगे। ये सारे जो अनुसूचित डिफाइन करना राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है ना, और ये अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होगा वो भी राष्ट्रपति डिपेंड, ये भी याद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो पेशा, हालांकि हमारा टॉपिक था पेशा से, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक बने, आप लोगों के पॉइंट बने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। हालांकि देखिए, मैंने जो आपका ये भूरिया समिति की जो बात की, इस बार सीजीएल जैसे सीजीएल में एग्जाम हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि आपका ये पेशा जो एक्ट है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, वो किस समिति के अंतर्गत इसका गठन किया गया था, तो ऑप्शन दिया था। तो बहुत लोगों ने ढेबर समिति लगाया, सोचा कि ढेबर समिति भी तो हमारा अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था तो भूरिया समिति, तो इसका आंसर हमारा भूरिया समिति है। लेकिन बहुत लोगों ने ढेबर समिति को लगाया था, जो कि गलत था। तो इसमें क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट थे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में पंचायती राज से लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो को करेंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।